Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the class of Cloud Computing. I'm your instructor, Dr. Nazia Anwar. In this lecture, we will continue our discussion on overview of cluster computing. हमने क्योंकि क्लस्टर्स का बहुत ज़्यादा रोल जो है वो बढ़ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में, तो सबसे पहले जो है बेहतर है कि हम इस चीज़ को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है जब हम क्लस्टर्स की टर्म यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की, और कई दफ़ा पर क्लस्टर्स का डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को जो है वो इनकंसिस्टेंटली भी यूज़ किया जाता है। तो जब हम कंप्यूटिंग में देखें तो there are three basic approaches to improve performance. Use a better algorithm, use a faster computer, or divide the calculation among multiple computers. एक बहुत कॉमन एनालॉजी जो है वो इसकी बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप जो है वो एक हॉर्स ड्रॉन कार्ट यूज़ करें, यानी जो बग्गी या घोड़ा गाड़ी जो है, अगर आप देखें उस पर अगर आप जो है उस पे जो लोड है वो अगर आप कम कर देंगे या आप लोड कम कर दें या आप बिगर हॉर्स यूज़ करें, या तीसरी ऑप्शन ये है कि आप जो है वो बेटर टीम ऑफ हॉर्सेस जो है वो ले लें। तो इन सब तीनों इसको हम यानी हमने इसको कंपैरिज एनालॉजी हमने की है इसकी कंपैरिजन की हॉर्स ड्रॉन कार्ट के साथ के, या तो आप बेहतर लोड कम कर लें या आप बिगर हॉर्स ले लें या आप टीम ऑफ हॉर्सेस जो है वो गेट कर लें। तो इन तीनों अप्रोचेस को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली अप्रोच तो ये है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट, इसको कंसिडर करते हैं कि जब आपने कोई कैलकुलेशन करनी हो, तो सबसे पहले तो ज़्यादा ऑफन तो यही होगा कि सबसे बेहतर तो आप ये समझेंगे कि कंप्यूटिंग हार्डवेयर जो है हार्डवेयर को इम्प्रूव करें, या जो है वो अगर आप कई दफ़ा तो हम ये समझते हैं कि अच्छा हमने हार्डवेयर ले लिया है तो अब हमें ज़रूरत ही नहीं है कि एफिशिएंट एल्गोरिथम्स यूज़ करें या एफिशिएंट प्रोग्राम्स यूज़ करें। तो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिलेक्टिंग एल्गोरिथम्स जो है वो तो इस वजह से क्या है कि जो बेटर एल्गोरिथम्स हैं, अगर हम एप्रोप्रिएट एल्गोरिथम्स यूज़ कर लें तो हम कोई भी ऐसी जो है वो किसी भी कैलकुलेशन में जो इंस्ट्रक्शंस या स्पीड अप कैलकुलेशन को हम स्पीड अप कर सकते हैं अच्छे एल्गोरिथम की मदद से। तो अगर आपने थोड़ी सी मॉडेस्ट इम्प्रूवमेंट करनी है परफॉर्मेंस में, फिर बेहतर है कि आप थोड़ा सा फास्टर कंप्यूटर परचेज कर लें ताकि आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, और तो आप ऐसा कंप्यूटर देख सकते हैं जो अफोर्ड कर सकें। लेकिन ये है कि जैसे कि एक लिमिट होती है कि आप वही हॉर्स ड्रॉन कार्ट की एग्जांपल है कि आप एक लिमिट होगी कि कितना बड़ा मैक्सिमम बिग हॉर्स आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर्स में भी लिमिट्स हैं कि कितना बड़ा आप कंप्यूटर बाई कर सकते हैं। तो थर्ड अप्रोच ये है कि आप जो है बहुत सारे जो है वो फास्टर कंप्यूटर्स बाई कर लें। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है जैसे ही आप बहुत सारे कंप्यूटर्स बाय करेंगे परफॉर्मेंस में तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन साथ कॉस्ट में भी बहुत क्वाड्रेटिक इंक्रीज़ होगा। तो इसको हम कहेंगे पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब ये है कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को सिमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस सिमल्टेनियसली, दैट इज़ कॉल्ड पैरेललिज्म। अगर आप इसको स्पेक्ट्रम के एक एंड पे देखें तो आपको पैरेललिज्म लगेगा कि आप इसको ये आर्किटेक्चर है जिसमें आप एक सिंगल सीपीयू को कंसीडर करें, जैसे कि आप कोई बेस्ट कंप्यूटर लें जिसको आप अफोर्ड कर सकें, या दूसरा ये है कि आप जो है वो कंप्यूटेशन को डिवाइड करें बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर्स पर किसी नेटवर्क पर, और हर कंप्यूटर जो है वो उस कैलकुलेशन के किसी एक हिस्से पर काम कर रहा हो एट अ टाइम। ठीक है।
तो कंप्यूटर्स जो है, अगर आप उसकी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन करें बेस्ड ऑन साइज़ एंड परफॉर्मेंस, तो आप उनको कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स जो हैं दे कैन बी क्लासिफाइड एज माइक्रो कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशंस भी माइक्रो स्टेशंस में हम क्लासिफाई करते हैं, हम कहते हैं वर्क स्टेशंस हैं, मिनी कंप्यूटर हैं, मेन फ्रेम्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं। लेकिन ये टर्म्स जो हैं, ये क्लासिफिकेशन जो है, अगर आप कहें कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये किसी हद तक थोड़ी थोड़ी ऑब्सोलीट हो गई है, क्योंकि अब जो कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ हैं, वो आप कह सकते हैं कि अब तो जो आजकल के माइक्रो कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटीज़ हैं, वो आउट परफॉर्म कर रही हैं एक पुराने वक्त के बहुत पुराने मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी ज़्यादा। तो हम इसमें जो है वो, अब हम पैरेलल सिस्टम्स और क्लस्टर्स क्या हैं, हम देख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स के साथ जो प्रॉब्लम्स थी एसोसिएट थी, या जो उनकी कैपेबिलिटीज़ थी, उन सबको हम यूज़ कर सकते हैं क्लस्टर्स को असेंबल करने के लिए। जैसे वही हॉर्स वाली एग्जांपल अगर आप देखें कि आप टीम ऑफ फोर्सेस के साथ वर्क कर रहे हैं अगर आप, तो ये बेहतर होगा आपको कि एक इंडिविजुअल हॉर्स के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर में, क्लस्टर्स कंप्यूटिंग में आपको इंडिविजुअल नोड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होना हेल्पफुल होता है। तो हम क्या इसकी कंप्यूटर्स में क्लासिफिकेशन क्या है क्लस्टर कंप्यूटिंग की, ये दिस इज़ आउट ऑफ स्कोप ऑफ राइट नाउ हेयर। लेकिन हम ये देखेंगे कि ज़्यादातर कंप्यूटर्स जो हैं, जो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स जो हैं, जो पीसीज होते हैं, वो किस आर्किटेक्चर पे बेस कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं कि ये हंगेरियन मैथमेटिशियन था जॉन वॉन न्यूमैन, इसने प्रेजेंट किया था वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो वॉन न्यूमैन कंप्यूटर जो है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि उसमें एक सीपीयू होता है जो कि मेमोरी से कनेक्ट होता है किसी भी कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन बस के थ्रू, और इंस्ट्रक्शंस और डाटा जो होती हैं वो उसकी मेमोरी में स्टोर होती हैं, वो सीपीयू से उनकी मूवमेंट जो हो रही होती है उस बस के थ्रू हो रही होती है। तो जो ओवरऑल स्पीड है कंप्यूटर की, वो डिपेंड करती है एक तो उस स्पीड पर एट विच इस जो उसकी सीपीयू की स्पीड है, जिस 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 स्पीड से सीपीयू जो है वो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, और दूसरा वो जो ओवरहेड इन्वॉल्व है इन मूविंग इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, यानी मेमोरी और सीपीयू के बीच में जो डाटा को मूव करने या इंस्ट्रक्शंस को मूव करने में जो ओवरहेड इन्वॉल्व है, वो भी कंप्यूटर की स्पीड पर इफेक्ट कर रहा होता है, यानी सीपीयू स्पीड या प्रोसेसर स्पीड प्लस द ओवरहेड इन्वॉल्व इन मूविंग इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा बिटवीन मेमोरी एंड द सीपीयू। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो करंटली हम यूज़ कर रहे हैं सीपीयूज़ की प्रोसेसिंग स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए। उसमें है रिस्क रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर्स हैं, या पोस्ट रिस्क आर्किटेक्चर्स हैं, जैसे रिस्क आर्किटेक्चर्स हैं, सिस्क आर्किटेक्चर्स हैं, जो कि आपको बहुत सीपीयू स्पीड को बढ़ाने में बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसके अलावा सुपर स्केलर आर्किटेक्चर्स हैं और पाइपलाइनिंग है, इनकी मदद से भी सीपीयू स्पीड्स जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। सुपर स्केलर आर्किटेक्चर मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या है। सुपर स्केलर आर्किटेक्चर मीन्स दिस आर्किटेक्चर एग्जीक्यूट्स 2 और मोर इंस्ट्रक्शंस सिमल्टेनियसली, यानी 2 या 2 से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को वो सिमल्टेनियसली एग्जीक्यूट किया जाता है इसमें। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक एडिशन इंस्ट्रक्शन है और एक मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन है, तो वो सीपीयू के डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ कर रही होंगी, लेकिन अगर हम इन दोनों को एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट करें तो इसको हम सुपर स्केलर आर्किटेक्चर कहेंगे। और पाइपलाइनिंग जो है, इसमें बेसिकली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की डिफरेंट फेजेस को ओवरलैप किया जाता है, जैसे कि किसी असेंबली लाइन में होता है, जैसे अब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को आप मेमोरी से पहले फेच कर लेंगे, और जो या उस साथ ही हम जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस के रिजल्ट्स हैं उनको स्टोर कर लेंगे, तो इसको हम पाइपलाइनिंग कहते हैं। मेमोरी बैंडविड्थ जो है बेसिकली वो मेमोरी बैंडविड्थ किसे कहते हैं, basically the rate at which bits are transferred from memory over the bus। ये बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है या डिफरेंट मामला है, क्योंकि मेमोरी बैंडविड्थ में जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स हैं वो
सीपीयू इम्प्रूवमेंट्स की तरह नहीं हो रही, क्यों, चाहे आप जितना मर्जी फास्ट सीपीयू ले लें, लेकिन वो जो है वो इंस्ट्रक्शंस और डाटा जो है वो सीपीयू से सेंडिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द सीपीयू और आउट ऑफ द सीपीयू जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट इनफ नहीं हो सकेगा ताकि सीपीयू हर वक्त बिजी रहे, तो इसको मेमोरी बैंडविड्थ कहते हैं। तो कंसिक्वेंटली क्या होता है, मेमोरी एक्सेस जो है it creates it has created a performance bottleneck for the classical von Neumann architecture created by the memory access। यानी von Neumann bottleneck किसे कहते हैं, बेसिकली जो मेमोरी एक्सेस है उसकी मदद से परफॉर्मेंस बॉटलनेक जो है वो क्रिएट होता है। क्योंकि वही चीज़ जैसे मैंने पहले बताया है कि जो वो रेट जिससे बिट्स जो है वो मेमोरी से बस पर ट्रांसफ़र होती हैं, वो जो है वो उसमें जितनी सीपीयू में इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं सीपीयू स्पीड में, उतनी इसमें नहीं हो रही। तो ये वॉन न्यूमैन बॉटलनेक भी इसको कहते हैं। जो कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स हैं एंड मैन्युफैक्चरर्स, दे हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ टेक्निक्स टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ दिस बॉटलनेक। जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत सारी एक कह सकते हैं आप हायरार्की ऑफ मेमोरी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है ताकि इस ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। जैसे कि जो फ्रीक्वेंटली यूज डाटा है वो फास्ट कैशे मेमोरी में प्लेस किया जाता है, जो लेस फ्रीक्वेंटली यूज डाटा है वो स्लोअर और चीपर मेमोरी में रखा जाता है। इसके अलावा जो है आप मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं ताकि मेमोरी ऑपरेशंस जो है वो आप उनको स्प्रेड कर सकें अमंग डिफरेंट प्रोसेसर्स। जो मल्टीपल प्रोसेसर्स में उनको आप मेमोरी ऑपरेशंस को स्प्रेड करते हैं। इसके अलावा जो हर प्रोसेसर है उसकी अपनी मेमोरी होती है, उसकी अपनी बस होती है, एंड ऑल द प्रोसेसर्स कैन एक्सेस देयर ओन मेमोरी सिमल्टेनियसली। यानी ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो हम स्पीड को या ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। ओवरऑल और कॉस्ट भी इसके साथ मिनिमाइज होती है। ये तो था यूनी प्रोसेसर कंप्यूटर्स। अब हम देखते हैं मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स। मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स आर पैरेलल कंप्यूटर्स विद हंड्रेड्स और thousands of CPUs. Multiprocessor computers fall into two basic categories. Number one is centralized multiprocessors or single enclosure multiprocessors, and second one are multi-computers, that is clusters. तो हम एक बार थोड़ा सा दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि ये क्लस्टर्स क्या हैं। क्लस्टर बेसिकली जिसको हम मल्टी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, क्लस्टर क्या है? अ क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट वर्क टुगेदर। अ क्लस्टर हैज थ्री बेसिक एलिमेंट्स: अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कंप्यूटर्स, a network connecting those computers, and software that enables a computer to share work among the other components via the network. Both commercial multi-computers and commodity clusters are available. जो clusters हैं वो commercial भी होते हैं और commodity clusters भी होते हैं। commodity clusters क्या हैं? बेसिकली commodity clusters कहते हैं जिनको commodity ऑफ द शेल्फ कंप्यूटर्स के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है। commodity clusters are constructed using commodity off the shelf COTS computers and hardware. जब आप किसी भी commodity क्लस्टर को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो हम ये है कि कोई भी फ्रीली अवेलेबल जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसके लिए अक्सर यूज़ करते हैं, और उससे क्या होता है कि कॉस्ट हमारी बहुत कम हो जाती है क्लस्टर को क्रिएट करने की। और इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे अगर आप कोई सुपर कंप्यूटर है इसकी निस्बत वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे कि एक बिग मैक क्लस्टर क्रिएट किया था यूएस की एक यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने तो उसकी जो थी वो किसी भी क्लस्टर कंप्यूटर की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लेस होती है
एज़ कम्पेयर टू किसी भी फास्टर सुपर कंप्यूटर जो उस टाइम के होते हैं उससे बहुत कम होती है। परफॉर्मेंस जो है ये बहुत अच्छी दे रहे होते हैं, तो इस वजह से भी क्लस्टर कंप्यूटर्स जो है ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि एक वर्जीनिया पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट था और जो यूएसए में, इन्होंने एक क्लस्टर कंप्यूटर बिग मैक जो है वो डिज़ाइन किया। तो ये जो था ये तकरीबन उस टाइम के जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था तकरीबन वैसी परफॉर्मेंस दे रहा था और प्राइस उससे बहुत ज़्यादा कम थी। तो जबकि सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो एक तो कंस्ट्रक्शन में उनके बहुत टाइम लगता है, फिर उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और तो इस वजह से जो क्लस्टर्स हैं वो एक तो कम टाइम में बन जाता है, बिल्ड का उसका टाइम बहुत कम होता है और कॉस्ट बहुत उससे कम होती है जो किसी भी सुपर कंप्यूटर से है। तो कमोडिटी क्लस्टर्स जो हैं बेसिकली उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो ऑफन मिक्स एंड मैच होते हैं, यानी कि ये अनयूजुअल नहीं है कि कोई प्रोसेसर्स जो हैं वो बहुत फास्टर होते हैं। हमारे नेटवर्क जो हम या इंटरकनेक्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसकी निस्बत हमारे प्रोसेसर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फास्ट होते हैं। तो जो कंप्यूटर्स में जो कनेक्ट जितने भी क्लस्टर में जो कंप्यूटर्स होते हैं, तो या जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स हैं, ये जितने भी डेडिकेटेड कंप्यूटर्स हैं वो हमारे जो है वो क्लस्टर के अंदर हम स्केल अप और स्केलिंग डाउन उनकी कर सकते हैं। वो क्लस्टर्स को किसी भी कोई भी कंप्यूटर क्लस्टर को ज्वाइन और लीव कर सकता है। अगर कोई नोड जो है कोई स्टैंड अलोन मशीन जो है वो यूज़ नहीं हो रही, वो रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है, तो आप उसको जो है वो स्केल डाउन कर सकते हैं। आपको उसकी नोड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डेडिकेटेड कीबोर्ड माउस या कोई भी मॉनिटर है उसकी। और इसके अलावा जो इसके क्लस्टर्स में जो नोड कंप्यूटर्स होते हैं वो लाजमी नहीं है कि उनकी अपनी इंडिविजुअल डिस्क ड्राइव्स हों। जो कमोडिटी क्लस्टर्स हैं उसमें जो है वो उनकी अपने हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स होते हैं जिनको आप स्पेसिफिकली किसी भी क्लस्टर के लिए परचेज करते हैं। बेसिकली उसमें अक्सर ही हम बहुत सारे रिसाइकल्ड जो कैस्ट ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जिनको पाइल ऑफ पीसीज या पॉप या पाइल ऑफ पीसीज भी कहते हैं, अक्सर हम वो इसमें जो है वो रिसाइकल्ड कैस्ट ऑफ कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं कमोडिटी क्लस्टर्स में अक्सर। तो इस वजह से ये और भी चीप होते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल क्लस्टर्स। कमर्शियल क्लस्टर्स जो होते हैं ये थोड़े एज़ कम्पेयर टू कमोडिटी क्लस्टर्स थोड़े से आप कह सकते हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि ये प्रोप्राइटरी कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं। और जब हम प्रोप्राइटरी क्लस्टर्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर जो होता है लेकिन ये सिस्टम में ज़्यादा इंटीग्रेटेड होता है, टाइटली इंटीग्रेटेड होता है। जो CPU परफॉर्मेंस और नेटवर्क परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा वेल मैच्ड होती है। तो इसका एक प्राइमरी एडवांटेज तो ये है कि प्राइमरी डिसएडवांटेज तो नो डाउट ज़ाहिर बात है कॉस्ट है, लेकिन इफ़ मनी इज़ नॉट योर कंसर्न तो IBM है, सन माइक्रो सिस्टम्स है या कोई भी दूसरी कंपनीज जो है वो बहुत आपको आराम से जो है कि जिस तरह का भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो उस तरह का कमर्शियल क्लस्टर जो है वो आपको डिज़ाइन कर देंगे। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशंस नाउ, जिसको कभी आप ये भी ऑल्सो रेफर टू एज क्लस्टर ऑफ वर्क स्टेशंस काउ। ये क्या है? नाउ इज अ क्लस्टर कंपोज्ड ऑफ कंप्यूटर्स यूजेबल एज इंडिविजुअल वर्क स्टेशंस। जैसे कि अगर कोई आपकी कंप्यूटर लैब है किसी यूनिवर्सिटी में, तो इट कैन बिकम अ नाउ ऑन द वीकेंड व्हेन द लैब इज क्लोज। जब वीकेंड पे वो लैब क्लोज हो तो आप वो एक नाउ बन सकती है नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशंस। और इसके अलावा जैसे किसी ऑफिस की मशीन्स हैं वो किसी क्लस्टर को ज्वाइन कर सकते हैं इवनिंग टाइम में। जब भी डे टाइम ऑफिस टाइमिंग्स ख़त्म हो गए हैं तो इवनिंग टाइमिंग्स में वो किसी भी क्लस्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है दैट अ क्लस्टर कंप्यूटिंग refers that many of the computers connected on a network and they perform like a single entity. Each computer that is connected to the network is called a node. And cluster computing offers solutions to solve
complicated problems by providing faster computational speed and enhanced data integrity. जो इसमें कंप्यूटर्स जो आपने कनेक्ट किए होते हैं वो ऑपरेशंस को ऐसे एज अ होल जो है वो तमाम कंप्यूटर्स जो है ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं और आपको ऐसे इंप्रेशन लग रहा होता है जैसे एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम है. मीन्स द कनेक्टेड कंप्यूटर्स in a cluster execute the operations all together, thus creating the impression like a single system, like a single virtual machine. Cluster computing offers a comparatively cheap alternative to large server or mainframe computer solutions. New trends in hardware and software technologies are likely to make cluster more promising. So that was all about today's lecture. Thank you everyone for taking this class.